కొంచెం అక్కడ కింద కాంట్రాక్ట్ देखिए देखिए भाई भाई हमारे हैदराबाद कलेक्ट्रेट का एक्विजिशन करने के लिए उन्होंने अपना पद संभालने के बाद पहली बार हैदराबाद कलेक्ट्रेट आ रहे हैं और खुशी की बात है उनको हमने आज पूरा कलेक्ट्रेट घूम के दिखाया। आई थिंक पहली बार हैदराबाद कलेक्ट्रेट को इतना डिटेल के साथ देखे ऑक्यूपाई कर लिए और बिल्डिंग ने अटेम्प्ट किया था। कुछ ऑफिस शिफ्ट भी हुए, 2-3 ऑफिस अभी भी उसमें काम कर रहे हैं, पर बिल्डिंग का हालत ठीक नहीं है, इसलिए हमने उनको थोड़ा सा सावधान रहने के लिए कहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हैदराबाद कलेक्ट्रेट पर नया ऑफिस बनाने के लिए हमारे जो 30-35 ऑफिस हैं पूरे ज़िले में, मेडिकल के, हेल्थ के, लैंड एक्विजिशन सब एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है। ऑलरेडी उन्होंने जियो भी दिया करीब 19 करोड़ सैंक्शन का कि पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करके उस पुरानी बिल्डिंग की जगह पे नया बिल्डिंग बना के सारे ऑफिसर्स हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर्स को वहाँ पे जगह देके एक ही जगह इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने से एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान रहता, डिसीजन लेने में भी आसानी रहती, कंट्रोल भी रहता। वो प्रपोजल हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कर दिया गया है, लेकिन उसका फंड रिलीज हो तो हम डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज के द्वारा उसको काम करना शुरू कर देंगे। उसको काम करे आज भी काम शुरू करें तो करीब 1.5-2 साल उसको बनने में लगता है। तो उस दौरान किस तरह एडजस्ट करके, चूँकि एक कैपिटल सिटी है हैदराबाद, हमारा तेलंगाना का कैपिटल सिटी है, उसके साथ साथ कैपिटल सिटी में उसका जो कलेक्ट्रेट है वो भी उसी शान से होना चाहिए। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है मंत्री साहब से कि वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके हैदराबाद कलेक्ट्रेट को एक नया रूप देने के लिए उसका फंड सैंक्शन करने के लिए वो भरोसा दें। इसके अलावा साहब हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट में डिटेल्स में नोट्स में आपको दिया है, मैं आपको बाद में अपना डिटेल बताऊँगा। तो हमारे यहाँ कुछ करीब 100 के करीब वैकेंसीज भी हैं, 98 टोटल वैकेंसीज भी हैं
स्पेशली सर्वेयर का वैकेंसीज काफ़ी हैं। डिप्टी सर्वेयर का तो 16 में से खाली 2 ही लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर से लेकर नीचे अटेंडर तक करीब 100 के करीब वैकेंसीज हैं। वो अब चूँकि सीएम साहब ये लैंड के सर्वे पे गवर्नमेंट लैंड प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे जाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये इनका सैंक्शन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हम तेज़ी से काम कर सकें। करके पूरे डिसिप्लिन के साथ गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे और आपके जो गाइडेंस होंगे उसके अनुसार काम करते हुए हम तेलंगाना स्टेट कैपिटल को और आगे बढ़ाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एमएलसी साहब से कि वो अपने कुछ I request him to give his words of advice to all the officers who are sitting here so that we can achieve the target of అడిషనల్ జాయింట్ కలెక్టర్ శ్రీ సంజయ్ గారు, డిఆర్ఓ అశోక్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా ఇతర అధికారులకు అందరికి కూడా నమస్సుమాంజలు. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే అశోక్ కుమార్ గారు, మీనా గారు ఎక్కడ పనిచేసినా గానీ సమర్థవంతంగా అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా ప్రజల మన్ననలు పొందినటువంటి అధికారిగా పేరుగాంచుతూ వచ్చారు. కానీ హైదరాబాద్ మహానగరం అంటే లక్షల జనం ఉన్నటువంటి నగరం. మా యొక్క ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క స్వప్నం నాణ్యమైనటువంటి విద్య అందిస్తా అనేటువంటి మాట చెప్తున్నాం. కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఉచితంగా నాణ్యమైనటువంటి విద్య అందించేటువంటి పూచి మా ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్తున్నాం. ప్రధానంగా హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఉర్దూ మీడియం స్కూళ్లు బాగా క్లోజ్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. సరి అయినటువంటి టీచర్లను నియామకం చేస్తలేం. నియామకం చేయకపోతే ప్రైవేట్ స్కూల్ వస్తాయి. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఉన్న పలంగా నువ్వు రికగ్నేషన్ చేయమంటే చేసినట్లేము. కాబట్టి అందుకొరకే టస్సులు అవుతుంది కలెక్టర్ గారు. కాబట్టి మీకు మాకు వైరుధ్యం వస్తుంది అక్కడ మా ప్రజలకు. అందుకొరకే కొద్దిగా అక్కడ రిలాక్సేషన్ చేసి ఏవి కలెక్టర్ గారు, ఒకటేమో ఇండ్ల స్థలాలు సరిగ్గా చేకూర్తలేవు, ఇండ్ల పట్టాలు మాకు అందుతలేవు. రెండవది స్కూళ్లలో నాణ్యమైన విద్య వస్తలేదు. ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో టీచర్ల నియామకం జరుగుతలేదు. టీచర్ స్కూల్లో లేవంటే టీచర్లు లేరు. కాబట్టి అందుకొరకే దీని మీద కొద్దిగా ఇబ్బంది జరుగుతుంది. కాబట్టి चीजों में आपको तकलीफ आ रही है, जरूर हमसे बोलिए, हम उससे मदद करेंगे. क्योंकि हमारा मकसद है, जब तक हमारे नौजवान बच्चों को हम तालीम नहीं देंगे, इस दुनिया में हम कभी कंपटीशन नहीं करेंगे और लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकेंगे. इसलिए आपकी जो तकलीफ है उसे बहुत जल्द कल जरूर आप लोगों से मुलाकात करते हुए इस तरह इसका हल निकाला जाए. और आपका जिम्मेदारी है कि कलेक्टर साहब के अहकामात की पाबंदी करते हुए अगर आपको किसी चीज में तकलीफ है और किसी महकमे में आपको 1 पैसे की भी तकलीफ हो रही है, आप डायरेक्ट कलेक्टर साहब से मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, सुधाकर रेड्डी साहब से मिल सकते हैं. आप ये दफ्तरों के चक्कर लगाना पहले सिस्टम था. आज दफ्तर वाले आपकी चक्कर लगाएंगे, आपका मतलब मुझे बताएं कि हमें ये तकलीफ की वजह से ये फायर सर्विस से ये परमिशन लाना है, वहाँ से ये परमिशन लाना है, वो इतना बड़ा ग्राउंड होना है 1000 गज का, कहाँ से आ सकता बताइए. ये थिक पॉपुलेशन का शहर. बात बताएं कि जो रूल्स रेगुलेशन में हम चीफ मिनिस्टर साहब से बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे और इसमें जहाँ भी आपके लिए तकलीफ का मसला है उसे आसान बनाने की कोशिश करें. रहा सवाल आप लोगों की भी जिम्मेदारी. देखिए तालीम देना एक ऐसी चीज है, आपको दुनिया के अलावा आखिरत में भी इसका अजर मिलेगा. मैं बचपन में एक किताब में पढ़ा था कि एक शैतानों की बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी. शैतानों का जो बादशाह था वो एक बड़ी मीटिंग ले रहा था. वो कह रहा था कि तुम लोग दुनिया को भटकाना छोड़ दिए, तुम लोग भी आराम तलब हो चुके हैं, दुनिया किधर से किधर जा रही है, ईमानदार लोग बढ़ते जा रहे हैं, बेईमान लोग कम होते जा रहे हैं, तुम लोग कर रहे तो क्या है. तो वो मीटिंग के अंदर एक 2 मासूर लोग शैतान वहीं बैठे थे. वो लोगों ने अपील की कि हमको भी मौका दिया जाए, हम क्या कुछ काम कर सके. तो वो शैतान का जो बादशाह था उनका कि तुम लोग तो लग रहे माजूर है, तुम क्या कर सकते हैं, तुम लोग आराम करो, बैठो, खाओ. नहीं हमें भी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इनाम देने का ऐलान किया था. तो उसके बाद जब उनको भी शामिल किया गया
तमाम लोग कई जुर्म करवाए, कत्ल करवाए, रेप करवाए, मर्डर करवाए, आपस में फूट डलवाए। ये दो जो लंगड़े शैतान थे चौरस्ते पे बैठते थे, जो बच्चे स्कूल जाते थे उन्हें स्कूल जाने से रोकते थे, उन्हें खेल कूद में लगा देते। जब जमाएगा आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग गरीब बच्चों को भी 25% का कोटा लगेगा, उनको दीजिए आप यकीनन, और एक डिसिप्लिन लाइए। आप मुनासिब नहीं समझे, शायद आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं थे जो आप सबमिट करने के लिए कंडीशन लगाया था। अगर उसमें कोई चीज की आपको तकलीफ है, आप कलेक्टर साहब से मदद लीजिए, जब चाहे आइए। हर कोई आपकी खिदमत के लिए बैठा है और आपकी तरक्की, आवाम की तरक्की, ये सब हमारा सबसे अहम होता है। इसलिए मैं बहुत देर दूसरे इशू पर भी बात करना था, क्योंकि आप लोग काफी देर से सुबह मेरे पास भी काफी देर ठहरे रहे, यहाँ पर भी है, तो हम कलेक्टर साहब से डिसाइड करेंगे, पहले आप लोगों से बात कर लेंगे आपके इशू के बारे में। अगर जो भी तकलीफ है, अगर कोई बोलना चाहता है, अगर किसी किस्म का आपके अंदर जो कंडीशन है, एक मिनट, कंडीशन जो लगाया गया उसमें कुछ रिलैक्सेशन लगाना चाहते हैं आप तो बताइए, जरूर उसके अंदर जो भी मदद करना चाहते हैं मदद कर सकते हैं। पहली चीज से कर सकते हैं, यहाँ के तेलंगाना के गरीब आवाम जो स्कूल चला रहे हैं वो लोग वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते। यहाँ तक के एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिकॉग्नाइज का लेटर इनका ऑफिशियल लिखा के नारायण को चैतन्य को देता, जबकि ये लोग फिरने के बाद इनका फाइल सबमिट करने शुरू, जहाँ से इनवर्ट से करप्शन शुरू हुआ तो एक एक टेबल पे बढ़ते गया, तो एक हाई स्कूल रिकॉग्नाइज होने 4.5 लाख रुपए का डिमांड हो रहा। हाई लेवल करप्शन, ये करप्शन तेलंगाना में नहीं चलेगा। और सबसे पहले ये जो क्लोज किया गया, किसी भी तेलंगाना गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसमें कोई जियो नहीं है, तो इसको कलअदम कर देना चाहिए। नया कंडीशन, नया जियो, नया नोटिफिकेशन तेलंगाना गवर्नमेंट निकालेगी और इनको टाइम दिया जाएगा 3 महीने 6 महीने, और वो जो नोटिफिकेशन रहेगा उसमें जैसा जुए शेयर लाना है उस तरीके के कंडीशन नहीं रहेंगे। फायर सर्विस का कंडीशन हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तमिलनाडु में एक मुकाम में, केरला में एक स्कूल जला, वो इंसिडेंट को हमारे ऊपर लागू करे। वो स्कूल क्यों जला? वो नारियल के पत्री का उसका बने हुआ था, वो जला। यहाँ तो कोई नारियल के छत का स्कूल नहीं चल रहा, तो वो कंडीशन हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट। और वो फायर सर्विस का सर्टिफिकेट लेने 40-50 हजार रुपए खर्चा, करप्शन देना, फिर उसके बाद देना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बिल्डिंग सोडनी है, वो सर्टिफिकेट ठीक है, वैलिड है, वो कर ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद सैनिटेशन 8,000, ये उसके बाद जो ट्रैफिक का है, ट्रैफिक पुलिस को देना करप्शन, तो वहां से आता। आप जितने गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स है जो ये एकेडमिक ईयर 13-14 में या 12-13 में दिए गए रिकॉग्नाइजेशन, उन बिल्डिंग्स का अगर सीबीआई से इंक्वायरी कराए तो कोई भी एलिजिबल नहीं है रिकॉग्नाइज करे, तो मालूम मान के 4.5 से 5 लाख करप्शन दिए। डिप्टी अटेंडर से लेके डीओ तक जा रहा करप्शन। वो करप्शन क्या तेलंगाना गवर्नमेंट में भी चलना चाहिए? बार बार आप बताइए, इंशाल्लाह सब चीज remaining officials in front of the collector. Good morning to everybody. Sir, ఒక స్కూల్ పర్మిషన్ పెట్టుకోవాలి అంటే సార్, వాళ్ళు అక్టోబర్ 31 లోపల ప్రైమరీ స్కూల్ అయితే 10,000 రూపీస్ చలానా కట్టాలి సార్, ఇన్స్పెక్షన్ ఫీజు 25,000 రూపీస్ ఎన్ఎస్సి బాండ్స్ పెట్టాలి సార్, నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ డిఏ. హై స్కూల్స్ అయితే 20,000 రూపీస్ ఇన్స్పెక్షన్ ఫీ, 50,000 రూపీస్ ఎన్ఎస్సి బాండ్స్ ఉండాలి సార్. సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలి సార్, సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఉండాలి సార్. అక్టోబర్ 31 లోపల అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసేసి మామూలుగా వాళ్ళ గవర్నింగ్ బాడీ రెవల్యూషన్ ఫీ స్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ మనకు 2015-16 కి సపోజ్ విల్ స్టార్ట్ ద స్కూల్, విల్ అప్లై బిఫోర్ 31 లో దిస్ అకాడమిక్ ఇయర్స్. అది పెట్టుకొని వాళ్ళన్నీ పెట్టుకుంటే హై స్కూల్కి అయితే ఆర్జేడీకి అప్లై చేస్తారు సార్. ప్రైమరీ స్కూల్ 1 to 8 కానీ 1 to 7 కానీ అయితే డిఓ అప్లై చేస్తారు సార్. 1 to 10 డైరెక్ట్గా ఇచ్చేటప్పుడు గవర్నమెంట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వాళ్ళు పెంచింది సార్, మినిస్టర్ ఓన్లీ 1 to 5, 1 to 7 వచ్చినప్పుడు డిఓ ఇస్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ సార్. దీనికి సంబంధించి హైదరాబాద్ లో సార్ మనకు లాస్ట్ కలెక్టర్ గారు ముఖేష్ కుమార్ మీనా గారు వచ్చిన తర్వాత దీని మీద ఒక స్పెషల్ గా నిర్వహించడం జరిగింది సార్. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎక్కడా లేని విధంగా మా కలెక్టర్ గారు సూచనలు సలహాలు అన్ని పాటించి ఈ ఏదైతే రికగ్నిషన్ లేకుండా ఉంటుందో వాటికి గత 6-7 మంత్స్ నుంచి సార్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివ్యూ చేయడం జరిగింది సార్. ఒక స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ కూడా 2-3 జోన్స్ కలిపి స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ కూడా డిసెంబర్ 18th, 19th, 20th పెట్టడం జరిగింది సార్. అప్లై చేసుకోమని ఆర్టీలో ₹1,00,000 ఫైన్ ఉన్నాయి కూడా హ్యుమానిటేరియన్ డోనర్స్ ఉన్న మా కలెక్టర్ గారు 5,000 రూపీస్ మాత్రమే ఫైన్ వేసి వారి మీద అవకాశం ఇవ్వలేదు. అప్పుడు కూడా ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు సార్. అటు తర్వాత జనవరిలో కూడా ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ జరిగింది కలెక్టర్ గారు.
21st, 22nd, 23rd, after Pongal holidays. అప్పుడు కూడా ఓన్లీ 5-6 మెంబర్స్ రెస్పాండ్ అయ్యారు సార్. తమరు చెప్పినట్లు మన స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పినట్లు ఫైర్ సర్టిఫికేట్, ట్రాఫిక్ సర్టిఫికేట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. దానికి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లీక్ లేదు. ఆయన చెప్పినట్టు ఇప్పుడు నారాయణ చైతన్య వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ లేకుండా ఇవ్వడం చెప్పారు సార్. దాంతోపాటు వీళ్ళు ఏమైందంటే సార్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కలెక్టర్ గారు అప్పీల్ చేసినా, డిఓ గారు అప్పీల్ చేసినా మాకు ఏమీ కాదు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ నెల కూడా 5th మీటింగ్ పెట్టి కలెక్టర్ గారు మాకు డిస్కస్ చేయడం ఏంటంటే సార్ నోటీస్ లీక్ చేయండి ఫస్ట్ వాళ్ళకు. చాలా మా కలెక్టర్ గారు చాలా సున్నితమైన స్కూల్ సార్, ఎవరికి నొప్పించలేదు ఇంతవరకు. కానీ ఎవరు రెస్పాండ్ కాకపోతే మా కలెక్టర్ గారు ఆయన మనసు బాధపడి ఈ స్కూల్స్ కు మేము హైకోర్టు కూడా దీని మీద డైరెక్షన్ సార్ 2009లో హైకోర్టులో ఒకటి రేట్ పడింది సార్ విశాఖపట్నంలో. అప్పుడు ఇదే అన్ని స్కూల్స్ వాళ్ళు వితిన్ 1 month 2 months టైం ఇచ్చి అక్కడ రికగ్నిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది సార్. ఇది లాస్ట్ 10 years నాట్ ఓన్లీ దిస్ నేను వచ్చి కేఎస్ సార్ మా కలెక్టర్ గారు వచ్చి పంపించారు. కానీ గత 10 years నుంచి కూడా తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ పర్మిషన్. Calling the person and going and visiting to him, sir, do something for me. This notice is coming. He not given to me. Everything is there, and I am recognized. My 10th recognition. Till 16 is there. Till year 16 it is there, and now on the 1st of April I must have a renewal. For that also they have sealed me and not listening to me. And already September, sir, last June only, I have prepared each and everything is there. What will the conditions satisfied? Everything is there. Fire also is there. Everything I have prepared, sir, and I have given like this. But due to this legacy, that's problem I am facing. Now, if I am going to degree, he's saying he's going to bring the due side. From there I have to do also getting up from evening when my relatives are there. Everything is there. You can check my అంటున్నావు నీ ఆఫీసులో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ రెన్యువల్ ఏందే ఈ సంగతి అర్థమైతే లేదు. వన్స్ యూ హావ్ గివెన్ ది పర్మిషన్ దట్ ఈస్ ఓవర్. వాట్ ఈస్ ద రెన్యువల్? 10 years परमिशन आप ये मामले में बच जाइए. आपका तेलंगाना बन गया, आंध्रा और तेलंगाना दोनों भाइयों की तरह रहेंगे. आपको तकलीफ बताइए, तकलीफ दूर करें. राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट हुए 4 साल हो गए, लेकिन बड़े दुख की बात है आज 4-5 साल के बाद भी उसके जो प्रोविजंस हैं उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे. इम्प्लीमेंट नहीं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो लोग स्कूल चलाते हैं वो सरकार की बात नहीं मानते, सरकार के रूल्स नहीं मानते, और कोई भी एक्शन लो तो उसके ऊपर ऐसे उछल के आते. कोई भी स्कूल बिना रिकॉग्निशन चल नहीं सकता, नहीं चलेगा. ये बात आपको भी मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है कि नहीं मालूम? दूसरी बात यह है आरटीई में 25% बच्चों को रिजर्वेशन मिलना जरूरी है. तीसरी बात है गवर्नमेंट जो फीस स्ट्रक्चर दिया है उसको मानना जरूरी है. चौथी बात है स्कूल का टाइमिंग्स मेंटेन करना जरूरी है. पर बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं यहाँ पे, एमएलसी साहब बैठे हैं, हैदराबाद में डिसिप्लिन स्कूल्स में नहीं है. वो सरकार की बात जब बोलते हैं उसको मानते नहीं. रिकॉग्निशन के लिए बोलो कुछ गलतियां हो सकती है, जैसे ये मैडम ने बोला है कि उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, ऐसी कुछ गलतियां जरूर हो सकती है. आपने बोला ऑलरेडी रिकॉग्निशन है, हो सकता है वो अफसर ने ध्यान नहीं दिया हो गया. बट फिर भी मैं कहता हूं कि जितने 118 स्कूल्स में से कम 70 स्कूल 80 स्कूल ऐसे हैं जो जिनको जितना नोटिस दे मानते नहीं. इसीलिए हमने दुखी होके मजबूर होके पिछले 6 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ. दिसंबर में पेपर नोटिफिकेशन दिया, पेपर में लिस्ट भी दिया स्कूल का, आपको भी देखना चाहिए था, स्टूडेंट्स को भी देखना चाहिए था, किसी ने नहीं देखा. फिर जनवरी में दिया, फिर फरवरी में दिया. मैं खुद प्रेस नोटिफिकेशन दिया कि अगले साल से अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स को मैं हैदराबाद में नहीं चलने दूंगा. बोला कि नहीं बोला? हाँ. और इसके अलावा इससे पहले जो कोर्ट का स्टे ऑर्डर था आरटीयू के ऊपर वो भी हट गया. तो आरटीयू को भी इम्प्लीमेंट करना मेरी जिम्मेदारी है, हमारा सरकार की जिम्मेदारी है, तेलंगाना सरकार की भी जिम्मेदारी है. पर आप लोगों के बिना सपोर्ट के हो नहीं सकता. जब तक आप लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक ये हो नहीं सकता. ये बंद करने का जो डिसीजन लिया गया है ये लास्ट रिजॉर्ट है कि अगर आप अभी भी लोग नहीं मानते तो उनको बंद कर देना जरूरी. ये सब कानून के तहत है. यहाँ बैठ के मुझे शौक नहीं है करिए स्कूल को बंद कर देना. मुझे ये भी मालूम है कि बच्चे परेशान होते, लेकिन बच्चे परेशान होते बगल में स्कूल में एडमिशन करने के लिए क्लोजर नोटिस में भी दिया था, उसमें दिया था.
हम लोग सभी चीजों को सोचने के बाद अल्टीमेटली एडिशन पे पहुंचे हैं कि स्कूल्स को गवर्नमेंट के रेगुलेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है और स्टेट गवर्नमेंट का कानून है, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट का एपी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कानून है, उसके तहत आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप जिद्दी करके कि नहीं आप कुछ भी कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे, तो आखिरी रिजॉर्ट ये है कि स्कूल बंद कर दो। देश या जो स्टेट है वो बिना कानून के चल नहीं सकता है। कानून मुझे भी मानना है, कानून आपको भी मानना है, कानून जो भी बैठा सबको मानना पड़ेगा। अगर इसमें कहीं कहीं कुछ गलतियां हुई है, डेफिनेटली आज शाम को ही ऐसे जितने भी केस हैं जिनको रिकॉग्निशन है या रिन्यूअल नहीं हुआ है, कुछ ऐसे केस हैं, आप आज शाम को नहीं तो कल सुबह ऑफिस में आइए। मैं हमारे एजेसी साहब हैं, इनको अगर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट विश्वास नहीं है तो हमारे एजेसी साहब है, सीनियर ऑफिसर हैं, स्पेशल डिप्टी कलेक्टर हैं, IAS बनने वाले हैं, उनके पास आइए, उनको पूरा आपका फाइल देख के अगर आपको गलती से हो गया तो इमीडिएटली आपका स्कूल खुला देंगे। लेकिन सुनिए, आप पूरे बात सुन लीजिए फिर बात कीजिए। उनका इमीडिएटली खुला देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अफसर से गलती हुई उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। पर जो स्कूल ने नोटिस देने के बाद भी उसके एप्लीकेशन नहीं दिया है या फिर एप्लीकेशन में पूरी तरीके से कागजात नहीं दिए हैं, उन लोगों को तो देना ही पड़ेगा। वो मैं डिप्टी सीएम साहब से बात करके कल उनके साथ मीटिंग करके उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं उनके साथ बात करके हम आपको बॉन्ड पेपर भी इस फॉर्म को करके देने के लिए, मगर एक रिक्वेस्ट ये है साहब, प्लीज सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक रिक्वेस्ट ये है, जब हम एप्लीकेशन लेकर जाएंगे तो हमारे एप्लीकेशन को जितना जल्दी हो सकता है उस ऑफिसर्स में फॉरवर्ड करवाइए। आप ये चीज की भी जिम्मेदारी लीजिए साहब। आप बुरा मत मानिए, डीओ साहब के पास डेढ़ महीने से 2 महीने से फाइल पड़ी हुई है, डिप्टी डीओ के पास 3 महीने से फाइल पड़ी हुई है, मगर हमारी फाइल को बस आप कल आइए, 8 दिन के बाद आइए, 10 दिन के बाद आइए, 4 दिन साहब हम सब लोग। आप और एक रिक्वेस्ट आपसे ये थी, अगर ये स्कूल्स जो हम लोग बंद होने करने के सीज ये अगर हॉलीडेज में होता तो हम एडमिशन भी नहीं लेते थे, हम बुक्स नहीं देते थे, हम ड्रेसेस नहीं देते थे, हम अपनी गलती को मान लेके हम एक्सेप्ट करते थे। लेकिन अब हमारे पास स्कूल में 500 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, 300 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन गरीब बच्चे हैं, स्लम एरिया है, गरीब बच्चे, अगर उन लोगों को अगर हम लोग अब इस वक्त हम उनको कैसा हम ड्रेसेस वालों को हम अपना अमाउंट दे चुके, बुक्स वालों को हम अपना अमाउंट, हम क्या फिर वक्त फांसी डालने की नौबत है? ఈ రోజు हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस का दौरा किया गया। हमारे कलेक्टर साहब मीना साहब ने तफसील से तमाम कलेक्टर ऑफिस का जो भी वहाँ के डिपार्टमेंट का हमें दौरा करवाया और यहाँ पर ख़ास तौर से कलेक्टर ऑफिस में, हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस में बिल्डिंग काफ़ी छोटी है। ये सामने एक बहुत बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, उसको अगर हम डेवलप किया जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी डिपार्टमेंट के जो दूसरे लोग हैं वो इस डिपार्टमेंट के साथ काम करेंगे तो आसानी से अवाम के मसाइल हल कर सकेंगे। यकीनन हम बहुत जल्द इस पर गौर करते हुए सीएम साहब से बात कर ये सैंक्शन किया जाएगा ताकि कलेक्टर ऑफिस में तमाम लोगों को बैठने के लिए, तमाम स्टाफ को काम करने के लिए हर किस्म की सहूलत ज़रूरी है। और कलेक्टर ऑफिस से अटैच जो डिपार्टमेंट है वो भी कलेक्टर साहब के साथ रहेंगे तो इमीडिएट उन्हें कोई चीज़ का रिजल्ट चाहते तो वो मिल सकता है। साथ ही साथ कल से बहुत से लोग सुबह जो है यहाँ नुमाइंदगी की थे कि बहुत से स्कूल्स का जो है स्कूलों को लॉकअप बंद किया गया है, लॉक डाला गया है। यकीनन वो स्कूल को रिकग्नाइज कराने के लिए काफ़ी टाइम दिया गया था, इसमें कलेक्टर साहब का कोई दोष नहीं है, यकीनन स्कूल मैनेजमेंट का दोष है। वो काफ़ी दिन से जो नोटिस दी जा रही थी, यहाँ तकरीबन 2000 स्कूल है शहर हैदराबाद में, जिसमें सिर्फ 118 स्कूल लापरवाही का मुजाहरा किया। उसमें भी कुछ लोग एप्लीकेशन सबमिट किए मगर उन्हें रिकग्नाइज नहीं किया गया, कुछ वजह से प्रोसेस में फेल है। हम ज़रूर आज भी काफ़ी देर बातचीत थी और कल भी इस मामले में फैसला किया जाएगा। जो लोग एप्लीकेशन सबमिट किए उन्हें ज़रूर सुबह ही कलेक्टर साहब ज़रा अव्वल वक्त में आकर, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल का मसला है और आज हमको तेलंगाना मिला है, हमारी स्टेट जो 57 साल के बाद आज हमें खुशियाँ नसीब हुए और उन खुशियों से हम अपने बच्चों को किस तरह महरूम रख सकते हैं, किस तरह हम तालीम से महरूम रख सकते हैं, किस तरह आवाम के दुख दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। हम अपनी चमड़ी भी अगर आवाम को देंगे तो हम समझते हैं कम है हमारे लिए। हम ज़रूर उनका जो भी मसला है ज़रूर हल कर देंगे और कलेक्टर साहब भी बहुत नरमे तरीके से उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने इसके अलावा स्कूल के अलावा भी यहाँ बिल्डिंग के ताल्लुक से और यहाँ के जो इम्प्लीमेंट के ताल्लुक से और दूसरी जो बातें की हैं कि बिल्डिंग को क्या नया बनाया जाएगा, डेफिनेट अभी बता दिया, ज़रूर बनाया जाएगा। कलेक्टर साहब को जो चीज़ की ज़रूरत है उसे बिल्कुल फुलफिल किया जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत की। यकीनन बिल्डिंग अच्छी होगी और बड़ी बिल्डिंग होगी तो वहाँ का हर चीज़ का सिस्टम अच्छा होगा।
एम्प्लॉयज भी बराबर बढ़ेंगे। अभी जो हम उसी सिलसिले में अभी बात भी करने वाला हूँ मैं ऊपर जाकर, क्योंकि हमारे पास सर्वेयर बहुत कम है, स्टाफ 100 आदमी से ज़्यादा स्टाफ कम है। तो लैंड के बारे में हम बहुत से चीज़ों पर गौर करना है, जो असाइन लैंड है उसके बारे में भी अब कलेक्टर साहब से बात करना है। इसलिए मैं चाह रहा था कि मीडिया में बाद में बात करें, मगर बहुत से स्कूल्स मैनेजमेंट वाले यहाँ मौजूद है। मैं उनसे एक बार अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप रिकग्नाइज कराने में जल्दी कीजिए, और आपको एक मौका ज़रूर दिया जाएगा। ऐसा कोई फांसी का बंदा किसी को लटकाया नहीं जाएगा, मगर हम ज़रूर, आपका भी जिम्मेदारी है, जब डिपार्टमेंट आपको कलेक्टर साहब से नोटिस आती है तो आपका काम है नोटिस के बारे में रिप्लाई देते हुए आप जो आपको अहकामात दिए गए उसकी फुलफिल करना है। अगर आपको जो भी बताए गए उसके अंदर जो फुलफिल करने के लिए आपके रूल्स है उसमें कोई जगह तकलीफ है आपको, तो आप ज़रूर कलेक्टर साहब से पर्सनल आके मिल सकते हैं। आज ऐसी कोई बात नहीं, हम इसलिए 24 डिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं तेलंगाना के, ताकि छोटे से छोटे एरिया होंगे तो आप लोगों को कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करने में बड़ी आसानी होगी। आज हमारे बड़ा बड़ा एरिया होने की वजह से कलेक्टर साहब को भी बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ चुका है। तो इसलिए मैं तमाम स्कूल मैनेजमेंट से अपील करता हूँ कि कल जो लोग ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, कल सुबह ज़रूर कलेक्टर साहब से मिलिए, वो आपका काम जब का भी सॉल्व कर देंगे। और आज के बाद आपको तयक़ुन देते हैं कि तमाम डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। पहले का ज़माना जो हुआ है, आपको दफ्तरों के चक्कर काटना पड़े, वो चक्कर अब नहीं काटना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ेगा तो TRS के कायदीन आपके घर तक पहुंच के आपके मसाइल पूछकर, और डिपार्टमेंट के लोग भी आपके घर तक पहुंच के आपकी तकलीफ दूर करेंगे, और बहुत जल्द आपका मसला हल कर दिया जाएगा। स्टॉप किया जाए, और जो प्रोसेस में नहीं है, जो नए लोग मतलब अब तक रजिस्ट्रेशन लोग हैं, उनको मौका कल मिलेगा, जो प्रोसेस में नहीं है उनको मौका नहीं मिलेगा। बात करेंगे, बात चीज़ें क्या रहते, सुनिए, बात चीज़ जो है आपको मैं अभी बोला, तमाम लोगों को मौका मिलेगा, उसके लिए प्रोसीजर तय करेंगे किस तरह आपको दिया जाए और आपको किस तरह बाउंड किया जाए, ताकि आप उसमें दिलचस्पी ले। जो स्कूल्स रिकॉग्नाइज नहीं है वो, मगर फौरन 2-3 दिन में आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। कर देंगे, कल कर देंगे, कल सबका कल ही कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए, आपको ज्यादा दिन टाइम नहीं लेगा। कल शाम ये रोज